हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट, आज का जो हमारा केवीएस का फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसके सोल्यूशन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा नारंग सर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ करने की कोशिश करें। उसके बाद आप इवैल्यूएशन करें यहाँ आकर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो केवीएस की, पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। पीआरटी का तो फुली है और टीजीटी का भी फुली पेपर बनाया गया है, लेकिन जो पीआरटी का जो फर्स्ट पेपर है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इट मीन्स ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का जो फर्स्ट पेपर है कंपलसरी, वो भी बिल्कुल हूबहू ऐसा है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट अपने को, ये पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मैंने आपको सिलेबस के उस दिन आपको क्वेश्चन बता दिए थे कि क्या क्या, किस किस सिलेबस से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। कहता है सीरीज दे रखी है अपने को 664, 332, 340, 170, फिर ब्लैंक, फिर 89, फिर 97। बताना है कि वर्ड नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक। इस जो ब्लैंक दे रखा है इसमें कौन सा नंबर आएगा इन चार ऑप्शनों में से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 664, 332, 340, 170, फिर ब्लैंक, फिर 89, फिर 97। इस ब्लैंक के स्थान पर अपने को बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं, अगर अपने पहले से दूसरे नंबर पर जाते हैं तो देखते हैं कि पहला और दूसरा नंबर आपस में, जो पहला नंबर है उसको हाफ कर रखा है। यदि मैं पहले नंबर को हाफ करता हूं तो मेरे पास 332 आएगा। ठीक है, पहले नंबर को हाफ करने पर 332 आता है, जो कि दूसरा नंबर है। अब दूसरे नंबर में यदि मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास तीसरा नंबर आता है। पहले नंबर को हाफ करता हूं तो दूसरा नंबर आता है। दूसरे नंबर पर यदि मैं जब भी 8 जोड़ता हूं तो तीसरा नंबर आता है। यदि तीसरे नंबर को मैं फिर हाफ करता हूं तो चौथा मेरे पास नंबर आता है। ठीक है, चौथे नंबर में यदि 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास पांचवा नंबर आता है। इस प्रकार एक सीरीज बनेगी तीन तीन नंबरों की। पहले उसको हाफ करो, फिर 8 जोड़ो, पहले हाफ करो, फिर 8 जोड़ो। देखिए, मैंने पहले हाफ किया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर हाफ किया, फिर 8 जोड़ूंगा तो 78 आ जाएगा। अब 78 को आधा कीजिए तो 89 आएगा। 89 में 8 जोड़ूंगा तो 97 आएगा। तो हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट सेट बैठ गई। तो यहाँ कितना नंबर आएगा? 178, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, 2, 12, 36, 80 और 150। अपने को बताना है कि नेक्स्ट जो डिजिट है वो कितनी आएगी। 2 से 12, 12 से 36, 36 से 80, 80 से 150। इन क्वेश्चन में मैंने सभी टाइपों को इंक्लूड किया जो कि अर्थमेटिक सीरीज में, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, उसमें था। तो यदि पहले से दूसरे पर बढ़ता हूं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं सेट बैठ रहा। लेकिन यदि मैं आपको देखूं कि जो पहले नंबर पर आता है फिर दूसरे नंबर पर आता है, इसमें एक तरह से, अगर आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तो इसमें एक जो टाइप आता है वो एन स्क्र प्लस N3 वाला टाइप लगेगा, यदि आपने पूरे टाइप्स पढ़े हैं इसके। यदि यहाँ n क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं। यदि n का मान अपने कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो यदि मान n का मान 1 रखता हूँ तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 का 3, तो इसका मान कितना आ गया? 2, जो कि पहला डिजिट आ गया। उसके बाद यदि n का मान 2 रखता हूँ, 2 की स्क्वायर प्लस 2 की 3, 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4, और 2 की 3 कितनी होती है? 8, तो कितना गया? 12, जो कि दूसरी डिजिट आ गई। यदि n का मान 3 रखता हूँ तो 3 की स्क्वायर प्लस 3 की 3। ठीक है स्टूडेंट, अब कितना गया? 9, और ये कितना गया? 27। 9 और 27 कितने होते हैं? 36, जो कि तीसरी डिजिट आ गई। इसी प्रकार यहाँ 4 रखूंगा तो 80 आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 150 आ जाएगा। यदि 6 रखता हूँ, क्योंकि अगला टर्म कितनी है? 6 की, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 6। पहले 6 का स्क्वायर करूंगा, फिर 6 की 3 करूंगा, तो 6 की स्क्वायर कितनी आ गई? 36, और 6 की क्यूब कितनी होती है? 216। यदि इनको ऐड करूंगा तो 6 6 कितने होते हैं? 12,
एक कैरी कर लेंगे, 21 और 3 24, 24 और ये कितने थे 25, तो 252 आ जाएगा जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले अपने को 4 दे रखा है, फिर -8, फिर 16, फिर -32, फिर 64। अपने को बताना है कि अगली डिजिट क्या होगी। यदि आप एक छोटा सा गैस लगा के चलते हो, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब अपने को इतना पता है कि जो मेरे पास जो डिजिट आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस वाले दोनों अपने पास कट चुके हैं। अब माइनस वाला गैस करना इजी हो जाएगा अगर आपको सीरीज नहीं पता चलती, लेकिन सीरीज इजीली तरीके से पता चल रही है। 4 को यदि 2 गुना करता हूँ 8, 8 को 2 गुना कर रहा हूँ 16, 16 को 2 गुना कर रहा हूँ 32, 32 को 2 गुना कर रहा हूँ 64, 64 को 2 गुना करूँगा 128 आएगा, जो कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है माइनस वाला वो सही होगा, क्योंकि प्लस वाले तो अपने पहले ही काट दिए थे। यहाँ से आपको मालूम हो रहा है कि जो हर टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को। पहला डिजिट है उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया -8, -8 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -32, -32 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 64, 64 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा -128, जो कि सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। अपने को बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास है ऑप्शन मार्च 8, सितंबर 29, दिसंबर 4 और जनवरी 10। यदि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन डे से रिलेटेड पूछूंगा, यदि आपने इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हो। देखिए मार्च 8 को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये ऑप्शन तो कट चुका है, ठीक है। इसी दिन एक और मनाया जाता है विश्व गुर्दा दिवस, या कह सकते हैं किडनी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे। किस दिन? 8 मार्च को। ये ऑप्शन तो कट चुका। उसके बाद आता है सितंबर 29। देखिए सितंबर 29 को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। ये ऑप्शन भी कट चुका है। दिसंबर 4 को, देखिए दिसंबर 4 को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे या भारतीय नौसेना दिवस। तो ये ऑप्शन भी कट गया। जो फोर्थ ऑप्शन रह गया हमारा जनवरी 10। इस दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बनाता हूं। कहानी मेरे द्वारा बनाई गई है। कहानी देखिए, एक कहानी है, एक्चुअली रियलिटी नहीं है। हुई क्या थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विश्व हिंदी दिवस। ये बात पूरे वर्ल्ड में फैला दी कि हम 10 जनवरी को डिक्लेयर करते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाना। अब हमारे कुछ भाई बंधु जो बाहर फॉरेन गए हुए हैं काम करने के लिए, उनको ये बात मालूम चलती है कि भाई हमारे देश की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, अब उसको भी एक अच्छा दर्जा मिला है विश्व हिंदी दिवस के। तो वो बहुत खुश हुए, तो वो अपना काम छोड़कर भारत भाग आए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाना था, उससे एक दिन पहले आ गए 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI। जो बाहर फॉरेन गए हुए हैं, जब वो लौटते हैं, जो फॉरेन गए हुए हैं उन्हें बोला जाता है प्रवासी। तो 9 को मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है रियलिटी में? इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उस दिन को 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। उसको NRI भी बोलते हैं। तो आपको इससे एक बात मालूम चलेगी, क्योंकि एक कहानी के रूप में मैं बता रहा हूं आपको। 9 जनवरी को भागे भागे है कि हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, तो 9 जनवरी को तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया। उन्होंने खुश होकर 10 जनवरी को क्या मना दिया? विश्व हिंदी दिवस। अब एक दिन उन्होंने रेस्ट किया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम पूरे वर्ल्ड को अपनी यूथ शक्ति के बारे में दिखाएंगे। तो 11 जनवरी को तो रेस्ट किया उन्होंने, 12 जनवरी को उन्होंने पूरे विश्व को युवाओं की शक्ति दिखाई। तो भारतीय या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये बनाया था स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में, ठीक है, 12 जनवरी को। अब फिर नहीं थके, वो कहते हैं कि अब हम कुछ और करके दिखाएंगे। तो उन्होंने और क्या किया? 15 जनवरी को उन्होंने आर्मी डे बना दिया। क्या बना दिया? अपने यूथ को पावर दिखाने के लिए। तो 15 जनवरी को मनाया था आर्मी डे। एक छोटी सी कहानी को आपको 4 इंपॉर्टेंट डे याद हो गए। 9 जनवरी एनआरआई डे, 10 जनवरी कौन सा? विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी इंडियन यूथ डे, ये राष्ट्रीय आपने कह सकते हैं युवा दिवस, और 15 को इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। ये 4 डे आपको याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी दिवस के संदर्भ में गलत है? देखिए आपके पास इंग्लिश में नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इंग्लिश वाले वहां से देख सकते हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए पृथ्वी दिवस मैंने आपको दिए थे। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम घटना है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को होता है। ये गलत है बच्चा, प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक घटना जरूर है, लेकिन उन्होंने पूछा था गलत कौन सा है। तो देखिए पहला ही गलत हो चुका है। 22 अप्रैल को अपने अर्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा और देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी दिवस के संदर्भ में गलत है। यहां आपको लिखना था स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बताया था क्वेश्चन किस प्रकार से आना था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम सेव अवर स्पीसीज, लेकिन ये भी गलत है। दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं स्टूडेंट। तो एक गलत बताना था, बाय मिस्टेक दोनों गलत हो गए। चलो ये तो बोनस चला गया। लेकिन 2020 की थीम क्या है स्टूडेंट? क्लाइमेट एक्शन। एक तरह से उसकी थीम है कि हम जलवायु से किस प्रकार लड़ेंगे, या जलवायु के लिए क्या क्या कार्यक्रम है। क्लाइमेट एक्शन ये 2020 की थीम है। ये जो थीम है सेव अवर स्पीशीज, ये 19 की थीम है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए स्टूडेंट। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस का जनक गेलार्ड नेल्सन को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 को मनाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो ऊपर वाले दो ऑप्शन है वो दोनों के दोनों गलत हैं। तो यहाँ तो आना था 22 अप्रैल, यहाँ आना था क्लाइमेट एक्शन। तो ये बोनस में गया चला क्वेश्चन। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने की बिल्कुल संभावना है। यदि DSSB या KVS का एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। अभी हाल ही में 2020 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है उसको कितने वर्ष हो चुके हैं, या उसकी कितनी वर्षगांठ है। तो 1970 से स्टार्ट हुआ था और 220 अभी 2020 है। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 50 आते हैं। ये 50वां 50 हो चुकी है। ये 50वां अर्थ डे मनाया गया, इस कारण ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंग्लिश का वर्जन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे। ये बिल्कुल सही है। ये लास्ट ईयर जब DSSB के एग्जाम हुए थे, मैंने थक गया था बता के कि डांस से क्वेश्चन आएगा, खूब क्वेश्चन आए थे। लेकिन एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि डांस डे याद रखना। जस्ट अगले एग्जाम में पूछा गया था कि डांस डे कब मनाया जाता है। तो डांस डे 29 अप्रैल को मनाया था, याद रखना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये भी सही है। लेकिन 10 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये गलत है भाई। ये मनाई जाती है 11 जुलाई को। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए जनसंख्या एक एक करके बढ़ती है, कभी इकट्ठी नहीं बढ़ती। जनसंख्या एक एक करके बढ़ती है। तो एक एक को लिखो तो क्या आता है? 11 हो जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? यदि स्टूडेंट आपने मेरी सारी पंचवर्षीय योजनाएं की हैं, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी पंचवर्षीय योजना पर,
अगर आपने वो देखी है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें से किसी भी टॉपिक को, किसी भी फैक्ट को नहीं छोड़ा, और लास्ट ईयर केवीएस में से उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या पांचवी। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978। देखिए, ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 ही वर्षों में समाप्त हो गई। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उठता है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 ही सालों तक चली थी। इसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी अनुमूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये पहली योजना थी जिस पर गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल था 1974 से 1978। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये 79 तक चलनी थी। क्यों नहीं चली? क्योंकि इससे पहले जो जनता पार्टी की सरकार थी वो आउट हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार सरकार गिरी थी तो उसके साथ ये योजना भी रोक दी गई थी। और इसी योजना की जो शुरुआती थी उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया? ये भी मैंने बताया था कब किया गया था। यदि आपको ध्यान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये जो योजना अवकाश था ये किया गया था। आपको ध्यान है एक तरह से क्यों किया गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, उस टाइम जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, और उसको इसलिए कह सकते हैं कि योजना पूरी तरह असफल रही थी। और इस योजना के जस्ट बाद एक तरह से योजना अवकाश लाया गया था, योजनाओं को रोक दिया गया था, योजना अवकाश के नाम से लाया गया था। और ये जो योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से 1966 तक चली थी। 1962 में आपको पता है कि चीन का युद्ध हुआ था भारत के साथ। उस दौरान जो ये योजना पूरी तरह असफल रही थी। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन बिल्कुल ही नहीं बना। और ये पहली योजना थी जिसमें कृषि और उद्योगों को महत्व दिया गया था, लेकिन योजना पूरी तरह फेल रही थी। इस योजना के बाद जस्ट जो योजना आनी थी उसको रोक दिया गया था, और इस कारण योजना अवकाश लाया था 1966 से 1969 तक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। किस योजना के दौरान, मैं इस वीडियो के लिंक में आपको सारे वीडियो दे दूंगा जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, जो लास्ट ईयर मैंने केवीएस के लिए बनाए थे। किस योजना के दौरान प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई? छठी पंचवर्षीय, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो देखिए, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसी के दौरान प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका टाइम था 92 से 97। और ये आपको मैं प्रधानमंत्री का टॉपिक करवा के गया था। आपको बताना है कि 92 से 97 तक कौन से प्रधानमंत्री ने देश पर उस टाइम सत्ता अपनी चलाई थी। उस टाइम जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, और आपको पता है कि उदारीकरण एक तरह से 3-4 वर्ड लेके आए थे अच्छे अच्छे। मैंने आपको बताया था एफडीए खोला गया था, ये सारे मैंने आपको उस टाइम बता दिए थे। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई थी। जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इस योजना में एक तरह से मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट करते हैं, एक और बता दूं, इसी योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। दी गई संख्या 56,734 में 7 की परवर्ती संख्या का मान क्या होगा? देखिए, आपको बता दूं कि जो 7 के जो बाद आती हैं, एक होती है पूर्ववर्ती और एक होती है परवर्ती। अपने को संख्या दे रखी है 56,734 में 7 के जस्ट बाद आने वाली संख्या की क्या बताना है? स्थानीय मान अपने को बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। यहां आ जाएगा प्लेस वैल्यू, यहां प्लेस वैल्यू लिख लेना स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू।
ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में क्या और जातीय मान में क्या डिफरेंस होता है, यदि आपने देखा है तो आप बता सकते हो। स्थानीय मान बताते हैं कि किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट के बाद जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो लगा दो। मेरे पास ये संख्या है, इसके अंदर डिजिट है, अपने से किसी भी डिजिट का अगर अपने से प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। यदि मैं 6 का पूछता हूँ, 6 के बाद कितने डिजिट है 3, तो 6 का स्थानीय मान होगा 3 जीरो लगा दो, 6 का 6000। यदि 3 का पूछा जाए, 3 के बाद एक की डिजिट है 4, तो 1 जीरो लगेगा, 3 का कितना होगा 30। यदि 5 का पूछा जाए तो 5 के बाद कितने जीरो हैं, तो 5 के बाद 4 अक्षर हैं, 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दूंगा, 50,000। तो इस प्रकार से अपने स्थानीय मान निकालते हैं। और जो जातीय मान होता है वो कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहता है। आपकी जाति कभी चेंज होगी, यदि आप ब्राह्मण हो तो चाहे आप अमेरिका में चले जाओ आप ब्राह्मण ही रहोगे, यदि आप पंजाबी हो कहीं भी चले जाओ तो पंजाबी रहोगे, आपकी जात चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का खुद का मान, वो क्या होता है जातीय मान। तो 5 का जो लोकल वैल्यू होगी 5 होगी, 6 की 6 होगी, 7 की 7 होगी, 3 की 3 होगी, 4 की 4 होगी। मैंने आपको 2 टर्म दी थी, फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। ठीक है। तो अब अपने से पूछा गया था 56,734 में 7 के बाद जो संख्या थी उसका स्थानीय मान क्या होता है। 7 के बाद संख्या थी 3, अब 3 का स्थानीय मान कितना होता है, अब 3 के बाद कितने डिजिट है 1, तो 3 का स्थानीय मान कितना हुआ 30। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई संख्या में 78,564 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। अब मैंने आपसे पूछा था स्थानीय मान क्या था, उस अंक के बाद या उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उतनी जीरो लगाते हैं। तो 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो 5 का प्लेस वैल्यू है, जातीय मान स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500। लेकिन जातीय मान क्या होता है, वो खुद ही होता है, तो 5 का जातीय मान क्या होगा स्टूडेंट 5 होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, 500 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है 495 का। तो देखिए 495 जो हमारा ऑप्शन है थर्ड वो होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय मान और जातीय मान के संदर्भ में गलत है। इकाई अंक का स्थानीय मान स्वयं इकाई अंक होता है। अब देखिए आपके पास एक रकम है 534, ठीक है, इसी के साथ एक मैं यहां एक रकम ले देता हूं 5034, ठीक है। अब कहता है अपने को पता है लास्ट वाले अंक को यूनिट डिजिट बोला जाता है, वो बोलता है कि यूनिट डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिट डिजिट ही होती है। अब 4 के बाद कोई, ये इकाई अंक है, इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं आएगा, तो उसके बाद अपने जीरो लगा ही नहीं सकते, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट पे बैठा होगा उसका स्थानीय मान क्या होगा खुद यूनिट डिजिट होगा। अब 4 के बाद तो कोई आएगा ही नहीं, चाहे इसके अपने कोई भी संख्या लेगा 329, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9। 423, तो 3 में स्थानीय मान कितना होगा 3 ही होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई रकम ही नहीं आ रही, कोई अंक ही नहीं आ रहा। तो जो यूनिट डिजिट पे बैठा होता है, जो इकाई अंक पर बैठा होता है, उसका मान स्वयं क्या होता है इकाई अंक होता है, वह स्वयं खुद होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। अब देखिए शून्य से नंबर पर आ रहा है, मैंने आपको बताया था स्थानीय मान उस अंक के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो, इसके बाद कितने अंक है 2, तो शून्य के बाद 2 जीरो और लगा दी, तो रहेगा तो शून्य ही ना भाई, चेंज तो नहीं होगा ना। तो शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है, दोनों सही हैं। जातीय मान स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखिए स्थान के अनुसार स्थानीय मान परिवर्तित होते हैं, जातीय मान नहीं। मैंने कहा था कि जातीय मान की वैल्यू हमेशा क्या रहती है सेम ही रहती है, चाहे वो किस भी स्थान पर जाए, आपकी जाति हमेशा सेम ही रहेगी, जाति चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है इकाई मान का जातीय मान स्वयं इकाई अंक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट में 529 है, इसका क्या बोलूं कि 9 का जातीय मान क्या होगा, इसमें तो स्वयं खुद ही अंक होता है, चाहे किसी भी नंबर पे है, चाहे वो यूनिट डिजिट पे आए, चाहे सेकेंडरी डिजिट पे आए या थर्ड डिजिट पे आए, तो 9 का तो 9 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, देख लेना। निम्न में से कौन सा स्थान, देखिए एक यहाँ दे, जो यहाँ लोकल वैल्यू दे रखी है दोनों, और आपको पता है कि प्लेस वैल्यू कहते हैं अपने किसको स्थानीय मान को, और फेस वैल्यू कहते हैं किसको जातीय मान को, ठीक है। इसे लोकल वैल्यू बोल देते हैं, तो जहां स्थानीय मान को क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विटामिन ए
त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। देखिए जो विटामिन ए है वो त्वचा को अपने कह सकते हैं कि एक तरह से किसके लिए आता है, आंखों के लिए आता है स्टूडेंट। और किसके लिए आता है स्टूडेंट, और जो अपने चेहरे पर मुहासे हुए होते हैं उनके लिए अपने आता है, आंखों के नीचे जो डार्कनेस आ जाती है उनके लिए भी यूज आता है। और एक तरह से घावों को भरने के काम भी यही आता है। कौन, विटामिन ए। तो ये जो पहला बिल्कुल सही है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक है। विटामिन जो ए है वो घाव भरने के सहायक है, तो ये वाला तो गलत है। तो B1 किस काम में आता है स्टूडेंट, B1 एक तरह से हमारी जो अपने कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने का काम आता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विटामिन सी रोगों से, सॉरी विटामिन सी है वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काम आता है। विटामिन जो बी है वो किस काम आता है स्टूडेंट, वो एक तरह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है या जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए काम आता है, तो ये गलत है। घाव भरने का काम कौन आता है, ए आता है। विटामिन B1 किसके काम आता है, वो आता है ब्लड सर्कुलेशन और जो हमारे माइंड का जो विकास है, डेवलपमेंट, उसको करने में सहायक है। सी रोगों से लड़ने में सहायक है। रोगों से लड़ने में अपने तभी सहायक है यदि हमारी जो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, तो विटामिन सी हमें इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है। विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है वो दांतों रिकेटस के लिए, मतलब जो मसूड़ों में फूल जाते हैं उसके काम आता है, तो सही है। अस्थियों के लिए भी, यदि आपको अगर फुल डे आप एसी में रहते हो, आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, तो आपकी हड्डियां कमजोर रह जाएगी, आपको ऑस्टियोमलेशियस रोग हो जाएगा, तो ये भी सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, मानव में धीमी वृद्धि निम्नलिखित किस कमी के कारण होती है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको अगर आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे फूड के, तो उसमें आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटेड, वसा, खनिज लवण और विटामिन। देखिए विटामिन जो होते हैं इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमारे शरीर की बस क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए जो प्रोटीन विटामिन थे ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। आपको पता चल गया विटामिन का कार्य क्या है, हमें हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, रोगों से बचाना। वो जो प्रोटीन है स्टूडेंट, ये क्या कार्य करता है, हमारी शरीर की वृद्धि में सहायक है। अब ऊपर लिखा है धीमी वृद्धि के लिए या तेज वृद्धि के लिए या बैलेंस वृद्धि के लिए, एक तरह से अच्छी वृद्धि हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या था, प्रोटीन। उसके बाद जो वसा और कार्बोहाइड्रेटेड है ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो विटामिन रोगों से सुरक्षा करते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अभी बता गया था मैं आपको। प्रोटीन तथा खनिज शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये भी अभी बताया गया था, बिल्कुल सही है। विटामिन रोगों से सुरक्षा करते हैं, ये भी सही है। तो आगे देख के उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो तीनों जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, विज्ञ शब्द का विलोमार्थी शब्द है। मैंने आपको बताया था जब जब आपके सामने विलोम शब्द आएंगे वो आपको हमेशा लॉस करके जाएंगे यदि आपने पढ़े नहीं है। सुविज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञ। आप मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताना, और स्पेशली विलोम शब्द के बारे में। तो विज्ञ शब्द का क्या होगा, अज्ञ होगा। विलोम शब्द के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है। स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्मरण सही है। पुष्ट का क्या होता है, क्षीण सही है। वैभव का परावैभव सही है। समास का संधि होता है, ये गलत है। समास का तो क्या होता है, व्यास, और संधि का होता है विग्रह। अगर समास का विलोम शब्द पूछे, व्यास होगा, संधि का क्या होगा, विग्रह है। नेक्स्ट है, मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। नेक्स्ट है, मौन का विलोम शब्द पूछा था, तो मौन का विलोम होगा मुखर। मैंने कल आपसे मूक का पूछा था, मूक का क्या होता है, वाचाल, जो गूंगा हो, और वाचाल जो ज्यादा बोलता हो। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। अपने को बताना है कि जो बेस्ट ऑप्शन मिलता हो, एक तरह से सिनोनिम बताना है। तो अपना जो ऑप्शन है वो है सोम्बर या सांबर।
को बताना है कि निम्न में से कौन सा जो सिनोनियम है सोमवार का इन चारों में से है। तो यदि सोमवार का मीनिंग आपको पता है तो आप बता सकते हो। देखिए मैं आपको जो वोकैब करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पोर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आपको वोकैब बता रहा हूँ। तो सोमवार का अर्थ होता है एक तरह से स्टूडेंट धुंधला होना, फीका होना, या अपने कह सकते हैं जो अंधेरे में पड़ा हो, जो जिस पे बिल्कुल प्रकाश ना पड़ता हो। ठीक है, सोमवार का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सोमवार का मीनिंग होता है एक तरह से धुंधला होना, फीका होना, मैला होना, मलिन होना या अंधेरे में होना। तो सोमवार का अर्थ क्या होता है? फीका होना, मैला होना, मलिन होना, अंधेरे में होना। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ इससे मिलता है? देखिए स्लीपी का अर्थ है निंद्रा से, ये तो कट गया। सीरियस, आपको पता है कि आप सीरियस हो जाइए, एक तरह से अपने उद्देश्य के प्रति होना। क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से स्टूडेंट क्वाइट का मीनिंग आपको बता दूं, सुख होना, किसी को आराम मिलना, चैन मिलना। तो ये तो गलत हो गया। ग्लूमी का अर्थ होता है अंधेरे में होना, जहां प्रकाश ना पहुंचता हो, मलिन होना, अंधकार में होना, अप्रकाशित होना। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिसको सुख ना मिलता हो, जो दुखी हो, उदास हो, शोकमगन हो। अगर उसका एंटोनियम पूछा जाता है तो क्वाइट होता है। क्वाइट करता है चैन, आराम, सुख। इसका मतलब दुख होना, शोक होना, उदास होना भी हो सकता है। नेक्स्ट है हर्डल। देखिए हर्डल का मीनिंग होता है किसी में बाधा आना। हर्डल, हार्डशिप, इम्पेडिमेंट। आपने वर्ड पढ़े होंगे, स्पीच इम्पेडिमेंट का कोर्स होता है। जिनको बोलने में दिक्कत होती है स्पीच हर्डल का या स्पीच इम्पेडिमेंट का, उनको कंटिन्यू बुलवाया जाता है, उनकी जो जबान है वो सही हो जाए। तो हर्डल का मीनिंग होना बाधा आना, रुकावट आना, दिक्कत आना किसी चीज़ में। तो इनमें से किसका मीनिंग जो होगा स्टूडेंट इससे रिलेटेड होगा? तो ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल का मीनिंग होता है एक तरह से बाधा होना। तो इसका जो सिनोनियम होगा क्या होगा? ऑब्स्टकल। बैन लगाना किसी पर। हेज का अर्थ भी नहीं होता स्टूडेंट। रिले का अर्थ क्या होता है? एक तरह से रिले दौड़ की जाती है। तो हर्डल का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा ऑब्स्टकल से बिल्कुल मैच करेगा, जिस दोनों का अर्थ होता है बाधा होना। तो हर्डल, हार्डशिप, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टकल, इन सभी का अर्थ है बाधा आना, दिक्कत होना। नेक्स्ट है अगस्त। देखिए अगस्त मीन्स होता है जो महान, पराक्रमी, प्रतापी हो। आपने यदि रूस की क्रांति पढ़ी हुई है, आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं, थोड़ा थोड़ा आपने जूलियस सीजर का नाम सुना हो। किसकी क्रांति में पढ़ा था? मैंने थोड़ा दिन पहले पढ़ा था। जूलियस सीजर एक महान, एक डिक्टेटरशिप थे, ब्रूटल डिक्टेटरशिप एक कह सकते हैं, जो लोगों पर अत्याचार करता था। जूलियस सीजर, उसी के नाम पर जुलाई मंथ बना और इसी का आगे वंशज हुआ था अगस्त, जो कि महान पराक्रमी राजा था, और उसी के नाम पर बना था अगस्त महीना। तो अगस्त जो एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रतापी, महान होना, एक तरह से जिसके पास बाहुबल हो, जो अच्छा हो। तो इसमें से किसका अर्थ होता है? महान, प्रतापी, एक तरह से होना। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, डिफिकल्ट, कठिन। देखिए ह्यूज और मैजेस्टिक। ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा होना, विशाल होना, महान होना। लेकिन महान होने से ये नहीं, महान तो पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े पर्वत, उनके लिए ह्यूज यूज किया जाता है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैजेस्टिक का अर्थ होता है महान होना, प्रतापी होना। तो अगस्त का मीनिंग क्या होता? जो सिनोनियम होगा मैजेस्टिक होगा। नेक्स्ट है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता, वह कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तरा किशोरावस्था। आपको पता है कि जब बाल्यावस्था खत्म होती है और किशोरावस्था, एडोलेंस स्टार्ट होता है, तो बीच में काल आता है वयसंधि का काल, जिसे प्यूबर्टी एज बोलते हैं, जो कि सबसे टफ टाइम होता है बच्चे के लिए। क्योंकि उस टाइम जो बाल्यावस्था के गुण थोड़े थोड़े होते हैं और किशोरावस्था के गुण होते हैं, तो दोनों का मिक्सचर होता है। और ये जो एज है, प्यूबर्टी एज, बहुत खतरनाक होती है। इस टाइम उत्तर किशोरावस्था, सॉरी, प्रारंभिक किशोरावस्था स्टार्ट होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? जो जिस ग्रुप में रहता है उसी ग्रुप को देखकर काम करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें डाला जाता है प्रारंभिक किशोरावस्था में, जो जस्ट प्यूबर्टी एज के बाद आती है। नेक्स्ट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। यदि आपने थिंकर पढ़े हों तो मनोसामाजिक जो हमारा सिद्धांत था, कौन सा? साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये किसने दी थी डेवलपमेंट के लिए? ये दी थी एरिक एरिक्सन ने। किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने दी थी।
फ्राइड, आपको पता है फ्राइड ने इडम दिया था, कोहलर ने कौन सा दिया था, इनसाइट थ्योरी दी थी, वाटसन ने अपना सिद्धांत दिया था जो अधिगम्य दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिक एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि बच्चे संसार में, किसने कहा था कि बच्चे संसार में, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। यदि आपको पता है कि अगर आपने थिंकर पढ़े हैं तो लैंग्वेज थिंकर मोस्टली 2-3 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एक तो लेव एगोस्टी, और सबसे पहले तो जो कौन से, नोम चोमस्की, जिनका नाम सबसे ऊपर आता है। एक थिंकर और है जो स्किप हो गया माइंड से, 3 थिंकर जो सबसे बड़े हैं। अगर लैंग्वेज थिंकर की बात आए तो सबसे पहले नोम चोमस्की को नाम देना है, एक नंबर और है उसके बाद आता है लेव वेगोस्टी। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं वो है नेम चोमस्की ने बताया था। ये जो डेफिनेशन दी थी ये किसने दी थी, नोम चोमस्की ने दी थी। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगती है ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो आप उन सभी से शेयर कीजिए स्टूडेंट जो कि KVS DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।